आज स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। अभी हमने 75 वर्ष पूरे किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे स्वतंत्रता का अमृत काल कहा है। अगर हम इसको अमृत काल कहें तो अभी तो 4-5 दिन गुजरे हैं। इसका अर्थ यह हुआ ये अमृत काल के उषा की पहली किरण का समय है। और जब विषय ये हो कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय चरित्र और प्रसार माध्यमों की भूमिका और समय हो स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष का और स्थान पुणे हो, तो क्या ध्यान आता है? स्वतंत्र तो हम 75 साल पहले हो गए थे, परंतु हमारे तंत्र में स्व का तत्व कितना था। जब लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष किया था 1905 में, तो वो स्वराज्य में राज्य तो हमें मिला, अभी स्व का तत्व का संघर्ष बाकी है। यदि महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज लिखा, तो यदि आप में से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसमें उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा कि हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहते हैं, तो यह स्वराज्य नहीं हो सकता। तो उस स्वराज्य में स्व का संघर्ष अभी बाकी है। और जिस धरती पे स्वातंत्र वीर सावरकर ने भी शिक्षा प्राप्त की हो, अभी मुझे ध्यान है कल ही टीवी डिबेट में मैं था, शायद वो रिकॉर्डेड था, आ जाएगा 6 बजे। उसमें उन्होंने पूछा जी वीर सावरकर का आप कोई एक योगदान बताइए जो स्वतंत्रता संग्राम में हो, जो बाकियों से अलग हो। मैंने कहा जी वीर सावरकर ने सबसे पहले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को पहली बार प्रथम स्वातंत्र समर 1907 में कहा था। और इससे पहले मैंने कहा मैं विनम्रता से पर चुनौती से पूछता हूं कि 1885 में कांग्रेस बनी, उससे लेकर 1907 तक कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हुए, चाहे व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, किसी ने भी 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा नहीं। सिपाही विद्रोह, म्यूटनी 1857 का गदर कहा। तो स्वतंत्रता के भाव की अभिव्यक्ति सबसे पहले वीर सावरकर ने की। और मजे की बात यह है कि जब 1910 में स्वतंत्र वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, तो वो भारत के इकलौते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिसे 2 जन्मों का कारावास सुनाया गया। और सुनने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने हंसते हुए कहा, चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे दूसरे जन्म के सिद्धांत को तो माना। और बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा कि 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वेडनबर्न, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब बताइए, जिस समय आप खुद ब्रिटिश सरकार के गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के सदारत में बैठे हुए हैं, उसकी अध्यक्षता में बैठे हुए हैं, उसके पैरों के नीचे बैठे हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं दूसरे पर कि साहब वो स्वतंत्रता का संग्राम नहीं लड़ रहे थे। प्रचार माध्यमों ने इस प्रकार की व्यवस्था में लंबे समय तक भ्रम फैलाने में अधिक भूमिका अदा की। इसीलिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ जिसमें कई बार सत्य छुपा रहा और दूसरे प्रकार की चीजें आगे बढ़ के आती रहीं। इसलिए जैसे मैंने अभी 1910 का उदाहरण दिया, वो तो एक चीज थी। इसके अतिरिक्त यदि आप आगे बढ़ें तो देश के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, चूंकि इस समय वह विषय चलता है, 3 प्रकार के माध्यम रहे। एक माध्यम क्या था? वो था राजनीतिक आंदोलन, जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें तिलक जी थे, गोखले जी थे, नेहरू जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, तमाम लोग थे। दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन, हम उसको कैसे भूल सकते हैं? चाहे बंगाल में युगांधर अनुशीलन समिति, वहां से लेके उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, चाहे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चाफेकर बंधु, और उसने क्या परिस्थिति उत्पन्न की थी। आप कल्पना करिए कि सूर्यसेन ने चटगांव में शस्त्रागार पे कब्जा कर लिया, आर्मरी कैप्चर्ड। लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेजरी कैप्चर्ड, खजाने पे कब्जा। कोलकाता में, जो उस समय राजधानी थी एक प्रकार से, पुलिस कमिश्नर मार दिया गया। दिल्ली में असेंबली में बम फेंक दिया गया और वॉइसरॉय हार्डिंग पे बम फेंक दिया गया।
आप एक बार कल्पना करिए, पुलिस कमिश्नर, आर्मरी, ट्रेजरी, असेंबली, वाइसरॉय, सरकार तो हिल गई होगी और फिर उनका कोई योगदान ही नहीं है। तो उनका भी ईमानदारी से योगदान है। तीसरा, देश को स्वतंत्रता मिली तो एक सैन्य अभियान का भी एक बड़ा योगदान है। चाहे 1942 में रासबिहारी बोस जी ने पहले आजाद हिंद फौज बनाई, फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने उसको टेकअप किया, और सबसे बड़ा योगदान एक घटना का जिसका कि बहुत से लोगों ने जब तक इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा होगा तो नहीं ध्यान रहता है। जब 1945 का युद्ध समाप्त हुआ और आजाद हिंद फौज के लोगों पर लाल किले में वो मुकदमा चलना शुरू हुआ, तो 24 नवंबर 1945 को ब्रिटिश आर्मी का जो कमांडर इन चीफ है क्लाउडे, वो वायसराय को लिखता है कि भारतीय सैनिकों में इस बात को लेकर जबरदस्त असंतोष है कि आईएनए के लोगों के ऊपर मुकदमा क्यों चल रहा है, और इस असंतोष के चलते हुए मुझे जो फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से अब इस फौज पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसकी लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश क्राउन इज टोटली डाउटफुल। इसीलिए आप याद करिए, जब भारत के स्वतंत्रता का एक्ट पारित हुआ तो स्वतंत्रता की डेट 15 अगस्त नहीं थी, 30 जून 1948 थी। अगर 30 जून 1948 थी तो 11 महीने प्रीफोन क्यों हुआ? ये 24 नवंबर 45 को लेटर लिखा जाता है और जनवरी में कैबिनेट मिशन बन जाता है, जल्दी निपटाओ। फिर क्लाउड दूसरा लेटर लिखता है 12 फरवरी 1946 को। अब वो कहता है कि मेरे पास तो वो इंफॉर्मेशन है कि अब तो इनके ऊपर कुछ समय के लिए भी भरोसा करना संदिग्ध लगता है। इस प्रकार के राष्ट्रवाद की भावना भारत की सेना के सैनिकों में खड़ी होती चली जा रही है। और एक गोपनीय लेटर भेजा जाता है तमाम ब्रिटिश अधिकारियों को कि वो अपने परिवारों को चुपचाप परंतु जितनी जल्दी हो सके बॉम्बे और कराची पहुंचाने की व्यवस्था करें, ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी उनके परिवारों को तुरंत एग्जिट प्लान के रूप में ले जाया जा सके। वो 12 फरवरी को लिखता है और 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में नौसेना की अपराइजिंग होती है, और वो इतनी प्रबल होती है कि चंद दिनों के अंदर बॉम्बे से मद्रास, कलकत्ता और कराची 20,000 नेवी के जो हमारे सिपाही थे वो उठ के खड़े हो जाते हैं। 100 से अधिक नेवल वेसल्स पे वो कब्जा कर लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें। आखिर में वो कांग्रेस के नेताओं से रिक्वेस्ट करते हैं, सरदार पटेल और नेहरू जी ने बातचीत की, तब जाकर वो जो नौसेना के सैनिक थे वो अपना कदम पीछे हटाते हैं। ये है फरवरी, और ये 8 दिन चलता है, 18 फरवरी से लेकर 27-28 फरवरी तक। बस इसके बाद चटपट मार्च में कैबिनेट मिशन घोषणा करता है कि 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी को अंतरिम सरकार बनाकर उसकी शपथ दिला दी जाती है। अब ये कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वतंत्रता में कितना बड़ा योगदान उस बॉम्बे की नेवल अपराइजिंग का था, जिसका कहीं सामान्य ज्ञान की पुस्तक में, सामान्य स्वतंत्रता संग्राम में कहीं उल्लेख ही नहीं होता है। और फिर इसी का उल्लेख बाद में भी हुआ है, जब क्लीमेंट एटली, जो कि प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत के इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर साइन किया, वो 1956 में भारत आते हैं और कलकत्ता में राजभवन में रहते हैं। और उस समय जो कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश थे, जो राज्यपाल का भी कार्यभार देख रहे थे, पीबी चक्रवर्ती, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि उन्होंने क्लेमेंट एटली से पूछा कि 1942 के आंदोलन के बाद तो कुछ हो ही नहीं रहा था 1947 तक, फिर आप क्यों छोड़ के चले गए? तो उन्होंने कारण ये बताया कि भारतीय सेना के अंदर जो परिस्थिति बन रही थी, और उस समय आपको पता है भारत में सैनिक कितने थे ब्रिटिश सेना में? 25 लाख, क्योंकि उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ना था तो बहुत सैनिक रिक्रूट किए थे। और ब्रिटिश सोल्जर्स कितने थे? 40,000। और उनके लिए अधिक ब्रिटिश सोल्जर रखना अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संभव नहीं था। तो उन्होंने बहुत, और मैं बड़े नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, उस पुस्तक में उन्होंने ये भी लिखा है, बाकियों के बारे में पूछा कि इनका कितना योगदान था। जो क्लीमेंट एटली ने जो बोला है वो बहुत साफ था। तो ईमानदारी से स्वतंत्रता के आंदोलन में सबका योगदान रहा, उस योगदान को हमें स्वीकार करना चाहिए। परंतु हम कोई सामान्य राष्ट्र नहीं है जिसकी स्वतंत्रता कोई सामान्य घटना थी। दुनिया में बहुत से राष्ट्र स्वतंत्र हुए। पहले तो हमें, अगर आज का विषय राष्ट्र, चरित्र और प्रसार माध्यम है, तो तीनों का अलग अलग
हम अर्थ गहराई से समझें तो समाधान क्या होना चाहिए इस अमृत काल में, आगे 25 वर्ष में तो हमें बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें समझें कि ये राष्ट्र क्या है और इस राष्ट्र का चरित्र क्या है और उसमें प्रसार माध्यमों की भूमिका क्या रही और प्रसार माध्यमों की भूमिका होनी क्या चाहिए। अब इस राष्ट्र की बात कहते हैं तो हम दुनिया के इकलौते राष्ट्र हैं जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक यथावत हमारा कंटिन्यूम चलता चला आ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य जिनके ऊपर पश्चिमी जगत गर्व करता है, चाहे इजिप्ट का साम्राज्य, ग्रीस की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोमन एम्पायर, इंका, माया, एस्टेक, चाहे इधर ईस्टर्न साइड में चाइनीज सिविलाइजेशन, सब आज इतिहास की किताबों में, पुस्तकालयों की अलमारियों के अंदर बंद हैं। हम एकमात्र हैं जो फ्रॉम द एंशिएंट एजेस अननोन आज तक चले आ रहे हैं। जब पूरे बर्बर आक्रमणों से पूरा विश्व समाप्त हो गया, उसमें भी हम बचे रहे। इसीलिए अटल जी की कविता की वह पंक्ति है कि दुनिया का इतिहास पूछता, ग्रीस कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, और तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। मगर इस राष्ट्र की जीवनी शक्ति क्या है, हम कैसे बचे रहे? कोई एक दो चीज नहीं है जिसकी वजह से बचे रहे। हमारे अंदर एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेसेट्स ये कॉन्शियस एनर्जी है जो कि हमें बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, हम सब ने कल ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। अब यदि भगवान कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति है और आप मुंबई में दही हांडी का पर्व खेल रहे हैं, उस समय आपकी आस्था कहां कहां से जुड़ती है? पश्चिम में द्वारका से जुड़ती है, पूर्व में जगन्नाथपुरी से जुड़ती है, उत्तर में मथुरा से जुड़ती है, और सुदूर दक्षिण में केरल के गुरुवायूर मंदिर में जिसमें बालकृष्ण की मक्खन खाते हुए वह मूर्ति है, उससे भी जाके जुड़ती है। बताइए, एक जगह आस्था जुड़ी और पूरे राष्ट्र के साथ एकाकार हो गए। और इस विचार को सबसे पहले किसने समझा? लोकमान्य तिलक ने, जब उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी जयंती की शुरुआत की। इस राष्ट्र को, जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्र कहते हैं, उस सांस्कृतिक राष्ट्र का अर्थ क्या है, यह हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। हमने भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया। आप कोई किसी दूसरे देवी देवता को मान लीजिए, आप कहिए जी मैं तो देवी का भक्त हूं। जब आप कहेंगे देवी का भक्त हैं, तो पूर्व में कामाख्या और त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से भी वैसी आस्था होगी जो मुंबई की मुंबा देवी से होगी, तो उत्तर में वैष्णो देवी से होगी, तो मध्य में विंध्यवासिनी से होगी, और सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी से होगी। इतना ही नहीं, फिर ढाका की ढाकेश्वरी हो या बलूचिस्तान की हिंगलाज माता हो, जो आज राजनीतिक दृष्टि से हमारे हिस्से नहीं है, वहां भी आपकी भावना एकाकार हो जाएगी। इसलिए इस राष्ट्र को समाप्त करना आसान नहीं, चाहे राजनीतिक दृष्टि से कोई भी हिस्सा किसी के भी पास क्यों ना चला जाए। आप कहेंगे कि साहब ये तो थ्योरी है, ऐसा कभी प्रैक्टिकल में थोड़ी देखने को मिलता है, अब चला गया तो चला गया। ये मैंने पहले भी एक बार इस बात का उल्लेख किया है कि जिस दिन 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था, उस दिन मैं शाम को एक अंग्रेजी टीवी चैनल पर डिबेट में था। मैं डेट भी बता रहा हूं, तो आप जाके चाहें तो आर्काइव में से निकाल के भी देख सकते हैं। तो एक बलूच नेता जिसका नाम था अहमद मुफ्ती खान, वो वॉशिंगटन डीसी से जुड़े हुए थे, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद थे, और बलूचिस्तान के विषय पे बात होने लगी। तो वो बलूच नेता कहता है कि वी आर बलूच, वी आर नॉट पाकिस्तानी, because all those countries which are there in this region are having an ethnicity and identity. Like Kazakhstan is having the Kazakh identity, Uzbekistan is having the Uzbek identity, Afghanistan is having the Afghan identity, but if there is a one fake country in this entire region with no identity, that is Pakistan. अब ये सुनने के बाद जो पाकिस्तान वाला था, तो उसने कहा कि इफ यू आर सेइंग यू आर नॉट पाकिस्तानी, then who are you? What is your identity? तो वो ये कहता है, बलूच नेता, I am again saying we are बलूच, we are not पाकिस्तानी। फिर वो हिंदी में कहता है, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब इसके बाद जो हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल में वो अंग्रेजी में आ गया, अंग्रेजी चैनल में हिंदी में आ गया।
वो कहता अबे, वो अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों बोल रहा है, भारत माता ही क्यों नहीं बोल देता। अब सोचिए, वो बलूच नेता भी हिंदी में कहता है, हां मैं फिर कह रहा हूं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं, और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय। अब इसके बाद तो वो डिबेट ऐसी हो गई कि फिर उन दोनों में ऐसा शुरू हो गया कि हम लोग तो भारी हो गए। फिर तो वो कहने लगा अब ये तो बिक गया है, ये तो मोदी का है, वगैरह 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 शुरू हो गया। बट आप एक बात समझिए, आज वो हिस्सा जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, उससे हमें जोड़ने का वह बिंदु यहां तक जुड़ा हुआ है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात इस राष्ट्र की बताते हैं, अगर श्री राम जन्मभूमि का विषय उठता है, भगवान राम का मंदिर बनता है, तो भारत के अंदर भगवान राम से जुड़े कितने तीर्थ हैं वो तो अपनी जगह है। अगर आपसे पूछूं कि दुनिया में कोई एक देश है जहां का राजा आज भी टाइटल होल्ड करता है किंग रामा, तो वो है थाईलैंड, जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th। इससे पूर्व जो थे, जो किंग रामा द 9th थे, उनका नाम भूमि बल अतुल तेज था। मतलब अगर आप शुद्ध संस्कृत में कहें, भूमि बल अतुल्य तेज किंग रामा द 9th। और वो कोई हिंदू देश नहीं है। अगर पूछूं आपसे कि दुनिया में कोई एक देश है जहां की फर्स्ट लेडी आज भी अपनी वंशावली भगवान राम से मानती है, तो वो है साउथ कोरिया। और जाके चेक कर लीजिएगा, साउथ कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। अब चाहे वेस्ट में हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट हो, ना कोई भारत सरकार ने चलाया था, ना भारत के किसी संगठन ने चलाया था। दुनिया के कितने देशों में रामायण वो होती है, अलग बात है। ये दुनिया में कोई एक देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, तो वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। और अगर आप कभी बैंकॉक में जाएं और वो जो पुराना महल है राजा का, उसको देखें, तो उसके चारों तरफ 256 गरुड़ बने हुए हैं। और अगर गाइड से पूछे तो गाइड जानते क्या जवाब देता है? इन अवर बिलीफ अवर किंग इज कंसीडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ हिंदू गॉड विष्णु, and since Garud is the vehicle of Vishnu, so entire palace is designed in such a way as if it is situated on the back of Garud। ये हमारा कनेक्शन है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? हम दुनिया के इकलौती सभ्यता या संस्कृति हैं जिसे अगर कोई धर्म माने, तो जो हमारे धर्म में नहीं भी मानते हैं वो भी हमारे अंदर आस्था रखते हैं। ऐसा विचित्र उदाहरण कहीं है किसी दूसरे धर्म संस्कृति में कि वो कहे कि मैं इस धर्म को नहीं मानता मगर इसके भगवान को मानता हूं, और इतना मानता हूं कि उनके नाम पे अपना नाम रखता हूं। ये इस राष्ट्र की एक अद्भुत क्षमता थी जिसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए था। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब इस विषय को प्रतिपादित किया गया, जब वीर सावरकर ने कहा हिंदुत्व, तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि नहीं, हिंदुत्व तो ये तो 100 साल पुरानी बात है, तो आरएसएस का क्रिएशन है, इसका तो कोई पुराना इतिहास नहीं। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने एक जगह चर्चा के दौरान इस बात पे कहा, मैंने कहा जिनको हिंदू तो सिर्फ 100 साल पुराना नजर आता है, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य का क्या नाम था? हिंदवी स्वराज। और उसके बाद पेशवाई एम्पायर में उस पूरे एम्पायर का क्या नाम था? हिंदू पद पादशाही। और जिनको लगता है कि हिंदुत्व शब्द अभी कुछ 100 साल पुराना है, तो शिवाजी के साम्राज्य के लिए उनके राजकवि भूषण ने क्या लिखा था? राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो। अब हिंदुवानी क्या है? हिंदुत्व नहीं तो और क्या है? राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृत पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। तो जिनको ये नहीं समझ में आता, उनको क्या समझ में आएगा कि इसलिए अब देखिए, इसमें प्रसार माध्यमों ने बड़ी भूमिका अदा की। हाँ, हिंदुत्व शब्द का तो कोई लेना देना नहीं है, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका तो किसी प्रकार का कोई पीछे का संबंध नहीं है। अब अगर हम ये बात कहें तो इसमें अब भारत के भविष्य के विकास में इसका क्या संबंध होता है, तो एक लाइटर नोट पे एक बात कहता हूं। यहां पे सब प्रबुद्ध लोग हैं, सबको याद होगा 1970 और 80 के दशक में भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो 2% के आसपास रहती थी, 1.9, 2.1, और इसके आगे बढ़ती नहीं थी। तो मजाक किया जाता था भारत के बारे में कि इंडिया की ग्रोथ रेट कभी 2% से ऊपर जाएगी नहीं। उसको लोग कहते थे दिस इज ए हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट, 2% ही रहेगी। अब मजे की बात यह है कि उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया जब वह पार्टी पावर में आई जिसके ऊपर हिंदूवादी होने का उन्होंने आक्षेप लगाया। हम उसे आक्षेप नहीं मानते, हम तो उसको एडजेक्टिव मानते हैं।
तब रेट ऑफ ग्रोथ कितनी? 6%, 7%, आज भी 8.5%। यानी जब वो दौर था जो लोग कहते थे मुझे हिंदू तो समझ में आता है, हिंदू तो समझ में नहीं आता है, तब हमेशा रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन से बहुत नीचे रहती थी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10%, 15%, 20% तक पहुंची और रेट ऑफ ग्रोथ 2% से ऊपर नहीं आती थी। और जब से वो लोग सत्ता में आए जिन्हें हिंदू तो समझ में आने लगा, तब से कभी भी रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन के नीचे नहीं गई। सिर्फ कोरोना काल के 2020 के 6 महीना छोड़ दें तो हम ये कहेंगे वो थी हिंदू ग्रोथ रेट और यह है हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ। ये देश में एक परिवर्तन है जो आने वाले समय में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इन सारे विषयों को जब तक हम अपने मन में स्पष्ट रूप से नहीं समझेंगे तब तक हम उस मानसिकता से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते जो स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव वर्ष में हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मानसिकता और भी बड़े ही तरीके से हमारे दिमागों में बैठा ली जाती है। कहां कहां पर डिवीजन क्रिएट किया जा सकता है, उसी चीज के ऊपर एम्फेसाइज करो, जोड़ने वाली चीज पे नहीं। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर भारत में जब से स्वतंत्रता मिली उसके बाद कहा गया हिंदी का प्रयोग करो तो शुद्ध हिंदी मत बोलो। अरे ये कठिन क्लिष्ट हिंदी क्यों बोलना, सरल हिंदी बोलो। सरल हिंदी का मतलब क्या? जिसमें अंग्रेजी और फारसी के शब्द हो, वो सरल हिंदी है। और धीरे धीरे 3 पीढ़ियों में हमारे दिमागों में बैठा दिया गया कि सरल हिंदी का मतलब जिसमें उर्दू और अंग्रेजी मिक्स्ड हिंदी हो। और इस कारण से हम कई बार मूल तत्व से अलग होते चले जाए। और आप वास्तविकता देखिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं पहली बार मुंबई आया सन 99 में। एयरपोर्ट पे उतरे तो सबसे पहले लिखा हुआ था छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानतल। अब बताइए, हिंदी में कहते हैं हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा ज्यादा अच्छी हिंदी है, विमानतल ज्यादा अच्छी हिंदी? फिर आगे गए तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वहाँ मुंबई में ना रंग शारदा है, उधर जाइए तो लीलावती हॉस्पिटल पड़ता है, तो लिखा हुआ देखा लीलावती रुग्णालय अणुशोधन केंद्र। अब अस्पताल तो हॉस्पिटल का जस्ट चेंज है और रुग्णालय इज अ मच बेटर हिंदी, मगर उसके लिए आपको संस्कृत निष्ठ हिंदी समझी होगी तो बहुत सहजता से आप रुग्णालय क्या है यह भी समझेंगे, विमानतल क्या है यह भी समझेंगे। अभी 15 अगस्त के दिन हम आज तक चैनल पे थे, तो जब प्रधानमंत्री जी का भाषण समाप्त हुआ उसके बाद वो राज्यों का दिखाने लगे, तो अचानक उन्होंने कोलकाता का दिखाना शुरू किया और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। तो वहां उसने क्या बोला? पुष्प वृष्टि करो। अब अगर आपने संस्कृत निष्ठ हिंदी समझी है तो पुष्प वृष्टि मतलब फूल की बरसात। फिर वो आगे बोलता है अपूर्व दृष्टि, यानी ये एक अपूर्व दृश्य है। समझने में कोई समस्या नहीं है, मगर उन भाषाओं में आपस में संबंध क्या है, संबंध को स्थापित नहीं करना, तोड़ने की व्यवस्था करना। एक मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वितंडवाद शब्द प्रयोग किया, तो दिल्ली के जो अंग्रेजी के पत्रकार थे उन्होंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडवाद। तो मुझे पहले आश्चर्य हुआ कि इनको वितंडवाद नहीं पता है, पर उससे ज्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो पत्रकार बैठे थे उन्होंने कहा तमिल और तेलुगु दोनों में वितंडवाद शब्द है और एग्जैक्टली उसी अर्थ में है जिसमें हिंदी में प्रयोग होता है। यह मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी। आप सोचिए यदि आप शुद्ध हिंदी या संस्कृत निष्ठ हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपस में कैसे संबंध जुड़ता है, और जब संबंध जुड़ता है तो जोड़ने वाले तत्वों की बजाय तोड़ने की व्यवस्था कहां से की जाती है। मुझे याद है कि 2005 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई जब मुंबई में, तब तक प्रमोद महाजन जी जीवित थे। तो हम लोगों की कार्यकारिणी के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो महाराष्ट्र का सबसे प्रख्यात नाटक जानता राजा दिखाया गया। अब जब जानता राजा आप लोगों ने देखा होगा तो जब शुरू होता है तो कौन सा छंद बोला जाता है कि शिवाजी की सेना जब चलती थी तो वो किस प्रकार से चलती थी? वो साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार, यानी अंग में उमंग धार कर शिवाजी की सेना चलती थी। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार, सार जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। और भूषण भनत नाद बिहद नगारण के, नदी नदमद गैबरन में रलत, यानी नगाड़ों का वृहद नाद ऐसा है कि नदी और नाले लहराने लगते हैं। और ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की पैल ठैल सैल उछलत है। मतलब कि जब वो फैलते हुए जाती है तलहटी के क्षेत्रों में तो एक ऐसा लगता है समुद्र की तरह फैलती जाती है। और जो गज हैं यानी हाथी जब चल रहे हैं तो उनकी जो पैरों की धमक है उससे लगता है सैल यानी पर्वत उछल रहे हैं। और फिर उन हाथियों के पैरों से जो धूल निकल रही है वो इतनी सघन है कि सूर्य
वो कहता तारा सो तरनी धूरी धरा में परति जिमी, यानी सूर्य तारे की तरह लगने लगता है। और फिर कहते थारी पर पारा पारावार यो हलत है। इसका अर्थ हुआ कि अगर अभी कभी थाली के ऊपर आप पारे को रख दें तो पारा स्थिर नहीं रहता, वो हिलता डुलता रहता है। तो उन्होंने कहा जैसे थाली पे पारा हिलता है, पारावार समुद्र को कहते हैं, उसी प्रकार शिवाजी की सेना रूपी या समुद्र धरती रूपी थाली पर वैसे ही हिलता डुलता नजर आ रहा है जैसे थाली के ऊपर रखा हुआ पारा। अब सोचिए, इतनी सुंदर उपमा है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या, जब उस नाटक में पूरे लय में यह छंद बोला जाता है कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सारजा शिवाजी जंग जीतने चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नदमद गैवरन में रलत है, ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की पैल ठैल सैल उछलत है, और तारा सो तरनी धूरी धारा में परती जिमें थारी पर पारा पारा वारे हालत है। अब आप देखिए, इसका शब्द देखिए, इसकी प्रेरणा देखिए, इसका रिदम देखिए। कोई रैप इसकी बराबरी नहीं कर सकता, ना कोई प्रेरणा दे सकता। रैप तो सिर्फ मजा देता है, ये तो प्रेरणा दे रहा है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, यह लिखा गया है हिंदी की एक उपभाषा अवधि में, और अविभाज्य अंग है मराठी के एक नाटक का। जोड़ने का तत्व नहीं देखना है, तोड़ने का तत्व देखना है। ये जो मैकाले की मानसिकता और मार्क्स की मानसिकता थी, और प्रचार माध्यमों ने उसे बड़े व्यवस्थित ढंग से आके हमको स्थापित किया, इन बातों का हमें ध्यान रखना। मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूं। जब यहां पत्रकारिता की बात चलती है, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों ने शायद इसको पढ़ा होगा कि एक रशियन पत्रकार था यूरी बेजमेनेव। 1970 के दशक में वो भारत में रहता था। मूलतः वो केजीबी का एजेंट था और यहां पत्रकार बनकर रहता था। बाद में सोवियत संघ के विघटन के बाद वो डिफेक्ट करके कनाडा चला गया, और बाद में उसने भारत में अपने उस कालखंड में पत्रकार के रूप में जो कर रहा था उसका उसने विवरण लिखा है। जो उसने विवरण बताया है वो अगर आप एक बार पढ़ लें तो पूरी तरीके से एजेंडा समझ में आ जाएगा कि क्या था। उसने कहा कि हमें, और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उस एजेंडा के जो रेमिनिसेंस इफेक्ट हैं वो आज भी हैं। उसने कहा कि हमें बाकायदा एक एजेंडा दिया गया था कि भारतीय संस्कृति को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना है, और उसने कहा उसके लिए हमने एक बहुत बहुआयामी व्यवस्था बनाई, हमने प्लान किया। अब वो चूंकि सोवियत संघ का जल्दी विघटन हो गया, उनका कहना था कि हमने पहले 15-20 साल का एक स्टेज, अगले 15-20 साल का दूसरा स्टेज, अगले 15-20 साल का तीसरा स्टेज, यानी एक 60 साल में हमें ये पूरा काम कर देना था। अब वो स्टेज क्या कहता है, कहता फर्स्ट स्टेज वाज द स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। 15 से 20 साल डिमोरलाइजेशन, क्या ये सिद्ध करना है कि तुम्हारी सारी चीजें गलत, तुम्हारा समाज, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे विचार, आपकी परंपराएं सब गलत हैं, उनके प्रति डिमोरलाइज कर देना है सोसाइटी को। और 15-20 साल क्यों? उसने कहा 15-20 साल एक समय ऐसा होता है जिसमें एक पीढ़ी जो स्कूल में एंटर करती है वो यूनिवर्सिटी में पास आउट होकर निकल जाती है। उसने कहा जब वो पीढ़ी आ जाती है देन द सेकेंड स्टेज कम्स, दैट इज स्टेज ऑफ, वो ये कहता है डिमोरलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाए तो स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब जिन चीजों को लेकर मन में घृणा के बीज बोए गए हैं उनको लेकर जगह जगह आंदोलन शुरू करो। अगले 15-20 साल क्यों? दूसरी पीढ़ी आ जाएगी और पहली वाली पीढ़ी अब 35-40 साल की हो गई होगी, वो समाज में कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने की स्थिति में हो जाएगी। अब जब सेकेंड स्टेज, स्टेज ऑफ ये पूरी हो जाएगी, तब वो कहता है डिस्टेबलाइजेशन के बाद थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन। अब उन आंदोलनों को हिंसक संघर्ष में बदल दो। कहता वो 15 से 20 साल, अब क्या होगा, जो पहली वाली पीढ़ी थी अब वो 50-55 साल की हो गई। जब वो 50-55 साल की हो गई तब वो तो कमांडिंग पोजीशन में आ गई, अब सोसाइटी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस में आ गई, अब 2 पीढ़ियां पढ़ के आ गई। और उसने कहा नाउ कम्स द फोर्थ स्टेज, जिसको उन्होंने नाम दिया था स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। एक बार हमारे हाथ में सत्ता आ गई, अब सब कुछ नॉर्मलाइज। और फिर उसने ये कहा कि जब नॉर्मलाइजेशन हो जाता अब किसी को कुछ नहीं बोलने देना है। इसीलिए मैं कभी प्रसार माध्यमों के बारे में बात कहूं, ये शब्द यूज किया था लेफ्ट लिबरल। ये लेफ्ट कभी लिबरल हो सकता है? दुनिया में कोई लेफ्टिस्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो? उसने कहा स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन आने के बाद सब खत्म। ये लेफ्ट लिबरल तो वैसा ही है जैसे कोई कहे मैं नास्तिक ईश्वर भक्त हूं। अब नास्तिक ईश्वर भक्त नहीं हो सकता, वैसे ही लेफ्ट लिबरल, ये बताया गया। अब मगर उसने क्या कहा, उसने कहा कि इसके लिए मुझे संस्कृति का अध्ययन करना था, परंतु जब मैंने इस कल्चर को अध्ययन किया तो मैं तो इसका मुरीद हो गया। मुझे लगा ये तो कितनी महान सभ्यता है,
और हम इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जमाने में उसने लिखा कि हम लोग गुफाओं में रहते थे, तब इन लोगों का ज्ञान इतना ऊंचा था, उसने कहा ये मेरे लिए इतनी खतरनाक बात थी कि इसको हमारे यहाँ टर्म दिया जाता था स्प्लिट लॉयल्टी। आप जिस कंट्री में पोस्टेड हैं, अगर उसके प्रति आपकी लॉयल्टी हो गई, कहा अगर ये बात जरा सी भी किसी को भनक लग जाती तो मुझे हियरिंग का भी मौका नहीं दिया जाता, मुझे सीधे खत्म कर दिया जाता। कहा परंतु मैंने उसके बाद जितना डाइवर्ट कर सकता था वो मैंने किया। और फिर उसने एक बड़ी मजेदार बात कही, उसने कहा हम चुनते थे अच्छे अच्छे पत्रकारों को, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों को, और उनको फिर यूरोप के दौरे पे ले जाते थे। 25 दिन 30 दिन रखते थे, मिनिमम 15 दिन 20 दिन और 25 दिन। कहा उनको ये लगता था कि हम अपनी क्षमता और प्रतिभा के कारण चुने जा रहे हैं और इसलिए वहाँ की सरकारें हमें इतना सम्मान दे रही हैं, जबकि उन्होंने कहा कि हमारे जो ऑब्जर्वर्स थे वो पूरे टाइम उस डेलीगेशन के साथ रहते थे और वो गौर से देखते रहते थे कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी है। और उसने विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, भले उसमें चूंकि उसमें बहुत बड़े बड़े लोग गए जिनका आपने नाम सुना है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर यूरी बेंजामिन ने शब्द प्रयोग किया है कि दे वर कंसीडर देमसेल्फ एज इंटेलेक्चुअल स्टालवार्ड्स बट वी कंसीडर देमसेल्फ एज यूजफुल इडियट्स। और उसने कहा जब एक बार हम ये तय कर लेते थे कि इस पूरे डेलीगेशन में ये आदमी हमारे काम का है, तब क्या करते थे, भारत में आने के बाद फिर उसको कोई पुरस्कार मिलता था। फिर अब ये तो मित्रोकिस आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड में भी लिखा है किस ढंग का कंट्रोल था उस समय भारत के सिस्टम पे। फिर अखबारों में उसकी प्रशस्ति निकलती थी, फिर कई शहरों में उसके कार्यक्रम होते थे, पूरे एक आध और पुरस्कार मिलता था, और फिर वो इतनी स्टैब्लिश वॉइस हो जाता था समाज में, फिर वो कुछ भी बोलेगा तो वो ब्रह्मवाक्य के समकक्ष माना जाता था। अब आप इससे समझिए कि ये व्यवस्था किस प्रकार से आगे बढ़ी और हमारे दिमाग में क्या से क्या चीज भर दी गई। मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हम अमृत तो तब पाएंगे जब पहले विष तो निकाल लें। जितना विष हमारे माइंड्स में भरा हुआ है वो पहले बाहर निकलने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा विष जानते क्या भरा गया, कि हम तो एक ऐसे देश थे, सब बाहर से आके लोग सेटल होते गए, देश बनते गए। मुझे याद है बचपन में राजीव गांधी की सरकार थी। जिन लोगों को ध्यान हो चाहे दूरदर्शन के आर्काइव से चेक कर सकते हैं, 88-89 में खूब आता था एक फ्रेज, मेरा भारत महान के बाद जिनके लिए राष्ट्रवाद क्या था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। यानी हमें एक सराय बना दिया गया, सब बाहर से आके सेटल होते गए, और वो हमारा राष्ट्रवाद था, पहला घनघोर विष हमारे दिमागों में। जबकि हमारा वास्तविक राष्ट्रवाद क्या था, एक छोटी सी बात बताता हूं, बहुत सी बातें कही अपने आप फिनिश हो जाती हैं। इन्होंने कहा आर्य बाहर से आए और 1200 बीसी के आसपास आए। अब मजे की बात क्या था कि इनको पता ही नहीं था कि टेक्नोलॉजी कहां कहां पे मात दे देगी। जब लेट 80s में और अर्ली 90s में सैटेलाइट आ गए और सोनोग्राफिक पिक्चर दिखने लगी, तो वह सरस्वती नदी जिसका ऋग्वेद में सबसे प्रबलता के साथ वर्णन है, उसका ट्रैक दिख गया। अब जियोलॉजिकली ये प्रूव हो गया कि सरस्वती नदी लगभग 4500 से 5000 साल पहले सूख गई थी। इसका मतलब वो लगभग 3000 बीसी में सूख गई थी, जो हमारी कालगणना से मैच खाता है। महाभारत का काल 5100 वर्ष पूर्व है और उसमें सरस्वती नदी के क्षीण होने का जिक्र है। तो आप ये बताइए, अगर वो 1000 या 1200 बीसी में आए तो जो नदी 2000 साल पहले लुप्त हो गई थी, हरहराती हुई सरस्वती नदी का वर्णन कर रहे हैं वो। ये अपने आप में बात कॉन्ट्रडिक्ट हो गई। और टेक्नोलॉजी आगे कैसे मारती चली जा रही है। आप ये देखिए, जब राम जन्मभूमि का विषय शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जी ये तो सादी जमीन पे बनी थी। उन्हें क्या पता था कुछ साल में सोनोग्राफिक पिक्चर की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अब सोनोग्राफिक पिक्चर की टेक्नोलॉजी आ गई तो नीचे स्ट्रक्चर दिखने लगा। तो 2003 में जब अटल जी की सरकार थी तो हाई कोर्ट में रखा गया कि साहब सोनोग्राफिक पिक्चर में दिख रहा है, तो कहा गया, तब उन्होंने कहा हाँ दिख रहा है, तो ईदगाह पे बनाया गया था। फिर उसके बाद जब खुदाई हुई और उसमें खंभे निकलने लगे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो जी जैन मंदिर था। फिर जब उसके अंदर विष्णु वाराह सब कुछ निकलने लगा, तो इवन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई चल रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई आपका स्टैंड क्या है, आपका स्टैंड लगातार क्यों बदल रहा है, कि पहले प्लेन जमीन पे था, फिर स्ट्रक्चर दिखा तो ईदगाह था, जब उसमें कुछ भी ईद जैसा नहीं दिखा, मतलब मुस्लिम स्ट्रक्चर नहीं दिखा तो वो जैन मंदिर था, आप बार बार स्टैंड क्यों चेंज कर रहे हैं। और आप ये समझिए कि जिन इतिहासकारों को सबसे बड़ा इतिहास का विशेषज्ञ माना गया,
देखिए, यहां तो आपका सिस्टम पे कब्जा था, प्रसार माध्यमों पर जो चाहिए वो कहलवा लीजिए, पर जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट ने ये कहा दोनों पक्षों से कि आप अपने अपने पक्ष के इतिहासकार भी ला सकते हैं। तो राम जन्मभूमि के पक्ष से जो इतिहासकार लोग गए वो थे, उसमें देवेंद्र स्वरूप जी थे, बहुत से लोग पुराने जानते होंगे, डॉक्टर हर्ष नारायण थे, ग्रोवर साहब थे, एसपी गुप्ता थे। इसमें दो लोगों से तो मैं खुद मिला हूं बचपन में। उधर से कौन थे, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वही डीएन झा, आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, सूरज भान वगैरह वगैरह। अब मजे की बात कि उनकी तरफ से, यानी तथाकथित बाबरी मस्जिद के केस की तरफ से इतिहासकार थे, वो स्वयं नहीं आते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप पहले ये बताइए कि इस विषय पर आपकी जानकारी क्या है, आप इतिहासिक विशेषज्ञ के रूप में आए हैं, तो आपका एंशिएंट इंडिया विषय है क्या? तो उन्होंने कहा जी एंशिएंट इंडिया विषय नहीं है। चलिए, तब उससे कहा गया कि भाई हिस्ट्री में दो विषय होते हैं ना, आर्कियोलॉजी और कल्चर, यानी साहित्य का अध्ययन करें या जो खुदाई का विषय है। तो उन्होंने बाकायदा लिखित में दिया कि आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं है, यानी खुदाई संबंधी चीजों के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो कुछ निकल रहा था खुदाई से निकल रहा था। अब अगर आप वो नहीं हैं तो आप जो साहित्यिक प्रमाण है उस पर बात करेंगे। अब जितने भी शिलालेख निकल रहे थे या जो लिटरेरी एविडेंस अवेलेबल थे वो दो ही भाषाओं में अवेलेबल थे, संस्कृत और फारसी। तो उनसे पूछा गया कि आपने, तो उन्होंने बाकायदा लिख के दिया कि मैं फारसी तो नहीं आती, संस्कृत भी नहीं आती। अब आप सोचिए कि जन न लिखाई जानते थे न खुदाई जानते थे, और दावा ये कि सारी खुदाई जानते थे, वो लोग पूरे मीडिया को कैप्चर किए हुए थे, और राम जन्मभूमि एक ऐसा बोगस चीज है वगैरह वगैरह। और प्रसार माध्यमों के दौड़ की इंतहा तो सोचिए, जब खंभा निकला तो कहते हैं खंभा तो लाके रख दिया गया होगा लखनऊ के म्यूजियम से, और जब वहां दर्जनों खंभे निकल आए उसके बावजूद भी बेशर्मी के साथ इस पॉइंट पे अटके हुए थे, अरे इतने खंभे कौन लाके कहां से लाके रख सकता है, जबकि एक एक चीज की वीडियोग्राफी हुई है। यह सिर्फ इसलिए बताया, आज हमारे पास एक अवसर है कि प्रसार माध्यमों ने जो वातावरण बनाया है वो टेक्नोलॉजी से मात खा रहे हैं। आज जिसको भी आप कुछ भी कह लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैं नहीं कहता व्हाट्सएप पे हर चीज सही है, मगर आज हर आदमी के हाथ में वो चीज आ गई है कि अगर वो चाहे तो वो वेरीफाई तुरंत कर सकता है, और उसमें से 75% चीजें लॉजिक के द्वारा क्रॉस चेक करके वेरीफाई की जा सकती हैं। अब यहीं पर तो उनका सारा मामला फंस गया। और ये जो प्रभाव था वो सिर्फ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं था, और आप देखिए उसमें कैसे वो अपने प्रभाव बना के रखते हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं, अभी 2 साल पहले की बात है कि एक अमेरिकी पत्रकार आए, वहां के एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लूंगा, वो बाई चांस आए थे कि किसी आरएसएस के बारे में बात करने, और वो टकरा गए हमसे, तो थोड़ा सा हमसे प्रभावित हो गए। तो उन्होंने कहा इफ यू डोंट माइंड, क्या आप हमारे साथ बैठ के थोड़ा सा बता सकते हैं? तो मैंने उनको संघ के बारे में बताया। मैंने कहा जी वनवासी क्षेत्रों में सबसे बड़ा काम करने वाला संगठन वनवासी कल्याण आश्रम संघ का है, सबसे ज़्यादा विद्यालय चलते हैं विद्या भारती, किसी दुनिया में संस्थान के नहीं है, वो मैंने बताया। मैंने सेवा भारती के बारे में बताया। मैंने कहा सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन एबीवीपी है, फिर चाहे विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है। हमने कहा राजनीति रूप में आप भाजपा कहते हो, सब कुछ मैंने बहुत बताया। तो वो इम्प्रेस्ड हुआ। अब देखिए क्या होता है, वहां से फोन भी आया मेरे पास क्रॉस चेक करने के लिए कि आपने ये बोला है। मैंने कहा हाँ जी बोला। जो मैंने बोला वो तो उसने लिखा, फिर इंटरप्रिटेशन क्या किया कि इट सीम्स दैट आरएसएस हैज बिकम ए स्टेट विद इन स्टेट इन इंडिया। अब बताइए सारे सेवा कार्य को कैसे नकारात्मक रूप से उसने चित्रित कर दिया। यह है प्रसार माध्यमों पर कब्जा होने का प्रभाव। और वो सिर्फ कब्जा इतना ही नहीं था, अगर आप देखें, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 1998 की एक घटना थी, आपको याद हो, डांग में, गुजरात में, इतना हल्ला मचाया गया कि मिशनरी के स्कूलों पे हमला हो गया, जबकि वो घटना नवंबर 1998 की है, इसलिए मैं डेट के साथ बता रहा हूं। नॉट इवन ए सिंगल डाइड, नॉट इवन ए सिंगल हॉस्पिटलाइज्ड, एंड नॉट इवन ए सिंगल पक्का स्ट्रक्चर डैमेज्ड। कुछ टीन शेड डैमेज हुए थे, मगर इसके बावजूद इतना हो हल्ला हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरीज पर अटैक, क्रिश्चियन मिशनरीज पर अटैक, कि पोप का बयान आ गया। मगर उसी नवंबर 1998 में मलेशिया में 1 दर्जन चर्च आग लगा के जला दिए गए, पोप का बयान नहीं आया। और यहां मैं फिर कह रहा हूं, नॉट इवन ए सिंगल डाइड, नॉट इवन ए सिंगल हॉस्पिटलाइज्ड, एंड नॉट इवन ए सिंगल पक्का स्ट्रक्चर डैमेज, फिर भी आ गया। यह था प्रसार माध्यमों का कमाल। और वो कैसे हमारे दिमाग में हुआ। जब प्रसार माध्यम की बात करते हैं तो आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
अभी सोशल मीडिया हो गया, इतना ही नहीं, पुस्तकें और उसके साथ फिल्में। कभी आपने ध्यान दिया हो, फिल्मों में 50 और 60 के दशक के बाद, जैसे अब जिस जमाने का यूरी बेजनेव बात करता है या मित्रोकिन्स आर्काइव में बात होती है कि कंट्रोल कम्युनिस्टों का होना शुरू हुआ, जब 68-69 में इंदिरा गांधी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट को कम्युनिस्टों ने सपोर्ट करके बनाया, उसके बाद कभी आपने मार्क किया 1970 के बाद किसी भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में हिंदी सिनेमा में देखा हो तो बहुत विचार करिए, आसानी से नहीं मिलेगा। भगवा वस्त्रधारी तो छोड़िए, कंठी माला पहने हुए, टीका लगाए हुए, इवन धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति किसी के उसमें नहीं होगा। दिस वॉज अ टिपिकल अटायर ऑफ विलेन। और ये बात ऐसे ही नहीं है, IIM अहमदाबाद में बाकायदा इस पर रिसर्च हुई, और जिन सज्जन ने रिसर्च की वो भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, वो IIM रोहतक में डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और उन्होंने 1950 से लेके सन 2000 के तक की कई 100 फिल्मों को लिया, हर दशक की अलग अलग फिल्मों को, और उसके बाद जो उनके आंकड़े हैं वो जानते क्या है? उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 84% फिल्मों में सरदार का, सिख का मजाक उड़ाते दिखाया गया है। 94% फिल्मों में हिंदू पुजारी धूर्त पाखंडी दिखाया गया है, और 88% फिल्मों में मुस्लिम मौलवी पॉजिटिव रोल में दिखाया गया है। और मैं सिर्फ इतनी बात नहीं कह रहा हूं, ये तो चलिए हुआ, आप कहेंगे कि आप तो वर्क की बात कर रहे हैं। ये बताइए कितनी फिल्मों में आपने प्रोफेसर को पॉजिटिव रोल में देखा है? प्रोफेसर वीरू सहस्त्रबुद्धे ही होगा। 3 इडियट्स वाला छोड़िए, जो पढ़ता लिखता हुआ व्यक्ति होगा, पढ़ने वाला छात्र, वो बेवकूफ दिखाया जाएगा, और क्लास बंक करने वाला अच्छा दिखाया जाएगा। आपको 3 इडियट्स का चतुर महालिंगम याद है? सबसे ज्यादा पढ़ाकू छात्र है, और मजे की बात यह है कि वो संस्कृत बोल रहा है। अरे भाई, साउथ इंडियंस आर मोर वेल वर्स इन संस्कृत देन नॉर्थ इंडियन। उससे संस्कृत बोलने में गलती नहीं हो सकती, और वो जो बोल रहा है ऐसा तो कोई संस्कृत में श्लोक भी नहीं है। उत्तमम ददाति पादम वाला याद हो आपको? अरे भाई, इसकी बजाय एक और था। साउथ इंडियंस को उर्दू में समस्या होती है। हम लोगों ने बचपन में एक किस्सा सुना था कि एक शेर था कि ना मैं गिला करता हूं न शिकवा करता हूं, बस तुम सलामत रहो यही दुआ करता हूं। तो साउथ इंडियन बोलता है, ना मैं गिला करता हूं ना सूखा करता हूं, तुम साला मत रहे यही दुआ करता हूं। यह भी बताया जा सकता था ना, मगर मजाक तो संस्कृत का उड़ाना था। इसीलिए पूरे 50 साल में आप देखिए, संस्कृताइज्ड हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलने वाला करेक्टर विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। हीरो क्या बोलेगा? 50, 60, 70s तक उर्दू मिक्स्ड हिंदी, अब इंग्लिश मिक्स हिंदी। टिपिकल भारतीय अटायर में कोई महिला दिखेगी, साड़ी पहने हुए, सिंदूर लगाए हुए, टीका लगाए हुए, मंगलसूत्र पहने हुए, तो वो कोई दुष्ट सास या दुष्ट भाभी होगी, और वह जिसके ऊपर कोई भारतीयता का आवरण नहीं, वो बहुत अच्छी होगी। भगवान के मंदिर का प्रसाद नहीं लेता हुआ दिखेगा कोई, हीरो कहेगा मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो गरीबों को वो नहीं दे सकता, मगर उसके बावजूद 786 का बिल्ला उसकी जान बचाता था। कभी भी आप मार्क करिए इन बातों को, तो कितना सिस्टमेटिकली हमारे दिमागों में बैठाया गया 3 पीढ़ी से। और तब जब मैं ओ माई गॉड फिल्म एक बार देख रहा था, तो यंग बच्चे ताली बजा रहे थे। उनकी क्या गलती है? उनके दिमाग तो प्रोग्राम्ड हो गए। जो मैंने कहा था, स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, डिमोरलाइजेशन में तो सफलता प्राप्त कर ली। आज प्रसार माध्यमों के में हमको इस प्रवृत्ति से भी लड़ने की जरूरत है कि जिसने हमारे, अब आज देखिए लेटेस्ट, आप एडवर्टीजमेंट देखिए टीवी पे, 10 में से 9 एडवर्टीजमेंट में कोई 7, 8, 9 साल का बच्चा या बच्ची बुजुर्गों को ज्ञान देता है। ये ऐसे ही है? नहीं साहब, बहुत स्ट्रक्चरली टारगेटेड चीज है कि 10-15 साल के बाद जब ये बड़े होंगे तब परिवार को तोड़ना है। क्योंकि परिवार सबसे बड़ी समस्या है। किसके लिए? मार्क्सिस्ट फोर्स के लिए भी परिवार ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि नास्तिक होने से रोकने में सबसे बड़ी बाधा परिवार है। मार्केट फोर्स के लिए भी परिवार सबसे बड़ी समस्या है। जितना परिवार टूटेगा उतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा। और जो जिहादी फोर्सेस हैं उनके लिए भी परिवार ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भले ही कोई व्यक्ति किसी भी मजहब का हो, कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा जाके आतंकवादी बने, तो पहला रेजिस्टेंस परिवार से आता है। तो सबका होल सोल टारगेट है परिवार। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। कभी आप सोचिए
कि जब भारत में 19 अभी हरनाज कौर संधू को मिला है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार, वरना इससे पहले 1994 से 2003 के बीच में धड़ाधड़ मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स मिले, उसके बाद बंद। उससे पहले वो रीता फारिया को 1966 में मिला था। तो मतलब भारत में सुंदर लड़कियां सिर्फ 1994 से 2003 के बीच में होती थी, ना उससे पहले ना उसके बाद। ऐसा नहीं था, ये बाकायदा एक सोचा समझी एक थॉट प्रोसेस है। क्यों? 1991 में नई अर्थव्यवस्था आई, तो एक बाकायदा ये विचार हुआ कि पैसा कहां से आएगा। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था कि कोई इन्वेस्ट करे। भारत के अंदर का जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि कोई विदेशी आके फॉरेन इन्वेस्ट करे और मनी आए। तो बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर हुआ पब्लिश, वो 2010 तक फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी था। उसमें कहा गया पैसा लाना कहां से। तो उसमें कहा गया कि जो एवरेज हाउस होल्ड सेविंग है इंडियन फैमिली की, वो 20% के आसपास है। यानी हर भारतीय अगर 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 20 रुपया जरूर बचाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रवृत्ति है बचाने की। अब उसमें से कहा गया अगर इसमें से 10% हम निकाल कर मार्केट में ले आए तो ये इनिशियल इन्फ्लक्स होगा मनी का जो बाहर आना है। अब अगला रिसर्च, देखिए रिसर्च बहुत सिस्टमेटिक की जाती है, फिर प्रचार माध्यम से कैसे उसको वो करते हैं। अब ये हुआ कि भाई बचत के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित कौन करता है? उनका घर की महिलाएं। तो क्या टारगेट करो? नेक्स्ट जनरेशन की महिलाओं को टारगेट करो। उनके मन में कंज्यूमरिज्म के लिए, उनके मन में ग्लोबलाइजेशन के लिए। आप याद करिए 97 और 98 में मिस वर्ल्ड बेंगलोर में भी हुआ था। उनके मन में एक अलग वातावरण क्रिएट करो ताकि अधिक से अधिक पैसा खींचकर मार्केट में लाया जा सके। अब जैसे ही वो एजेंडा पूरा हो गया, 2000 के दशक का फर्स्ट हाफ आता है, बोरिया बिस्तर समेटो किसी दूसरी जगह पे करेंगे। आप ये समझिए कि कभी कभी हम जिसको समझते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो हमारे लिए बड़ी, मैं इसमें किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि जिनको पुरस्कार प्राप्त हुआ उनके अंदर क्षमता नहीं थी, ये मेरा कहने का भाव नहीं। मगर आप ये सोचिए, अपने आप में थॉट प्रोसेस है कि 94 से 2003 ना पहले ना बाद में कुछ ना कुछ तो ये थिंक करने का फूड फॉर थॉट तो है, जो सोचने पे बाध्य करता है हमको कि ये क्या हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रसार माध्यम किस प्रकार से हमारे मन में एक वातावरण बनाते हैं, वो हमारे लिए स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव वर्ष में बहुत समझने के लिए बात। एक और उदाहरण देता हूं। हम लोगों से बहुत बात आती है, जब सावरकर जी का उल्लेख आता था, साहब आपका मात्र संगठन तो आरएसएस है, उसने झंडा नहीं फहराया और ये वगैरह वगैरह। अब ये मैं कहूं कि हमने कहा हाँ, हमारा मात्र संगठन संघ है, हमारे अधिकांश नेता संघ से निकले, दोनों प्रधानमंत्री संघ के विधिवत पूर्णकालिक प्रचारक रहे, परंतु संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार थे। मैंने कहा ये बताइए आपका मात्र संगठन क्या है? आपका संस्थापक कौन? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। तो मात्र संगठन कौन हुआ? ब्रिटिश सरकार। अब बताइए, ये बिल्कुल नोन फैक्ट है, कोई नहीं पूछता जी आपका मात्र संगठन कौन। जो नोन फैक्ट है कि ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी ने बनाई थी। और मगर उसके बावजूद हमारे ऊपर, एक और उदाहरण देना चाहता हूं, ये हिटलर का जो उल्टा स्वास्तिक था, इसको उल्टा स्वास्तिक करके ही हमको बताया गया ना। क्यों? ताकि उसको हिंदू संस्कृति के साथ कनेक्ट करना है और उसको एक निगेटिव एंगल में पोर्ट्रे करना है। जबकि जर्मन भाषा में उसको क्या कहा गया? हैंस क्रूज, तो लटकता हुआ क्रॉस। अब बताइए, लटकता हुआ क्रॉस ये एग्जैक्टली जर्मन भाषा में कहा जा रहा है, क्रॉस से कनेक्शन नहीं होने देना है, क्योंकि उसमें क्रॉस के साथ संबंध बन रहा है। उसको कहना है कि उल्टा स्वास्तिक था, फिर इनका उनसे कनेक्शन था, फिर आरएसएस से कनेक्शन था, वगैरह वगैरह। इस प्रकार का एक प्रचार बनाकर हमारे माइंड्स में बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए हमें यह भी समझने की आवश्यकता है, और मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ 2 बातें और कहना चाहता हूं। वास्तविकता में आप जानते क्या हो रहा है? पीड़ा इस बात की हो रही है कि स्वतंत्रता आई थी 47 में। अगर हम 75 वर्ष को 25-25 वर्ष के 3 कालखंडों में देखें तो पहले 25 साल 1947 टू 1972 स्वतंत्रता थी, लोकतंत्र वास्तविक नहीं था, सरकार नहीं बदलती थी, सिर्फ चुनाव होते थे। 72 से 97 अगले 25 वर्ष अब सरकारें बदलने का दौर शुरू हुआ। कभी कोई सरकार, कभी दूसरी सरकार आती थी, लोकतंत्र भी परिपक्व हुआ। और जब वो दूसरा कालखंड समाप्त हुआ, 97 का एंड आते आते, मतलब 98 की शुरुआत मान लीजिए, केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। यानी वो विचारधारा जो पूर्णतः भारतीय स्व से संबंधित थी, उसको पहला मौका मिला उभरने का। और अगला 25 वर्ष
97 से 2022, इसमें आपने देखा कि वो विचारधारा पुष्ट होते होते, प्रखरता के साथ बढ़ते बढ़ते आज एब्सोल्यूट पावर के साथ आकर, पूर्ण बहुमत के साथ आकर केंद्र में स्थापित हो गई। ये कालचक्र की गति किसी को समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। और इसके लिए मैं कोट करता हूं, लंदन का एक अखबार था, द गार्डियन है, बहुत फेमस, जिसने 18 मई सन 2014 को लिखा कि 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में दूसरी आजादी के दिन के रूप में कहा जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये द गार्डियन कह रहा है। और उसने कहा इसलिए चूंकि आजादी के बाद लंबे समय तक उस व्यवस्था और विचार का भारत पर शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से प्रेरित थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका पूरा इंस्पिरेशन, एग्जिस्टेंस और इवोल्यूशन पूर्णतः भारतीय है। इसलिए स्वतंत्रता के इस अमृत काल में हमें यह समझने की जरूरत है, और छोटे छोटे कई ऐसे तत्व हैं जो कई बार हमारे दिमाग में भर दिए जाते हैं। उन दो तत्वों को बता के विषय को समाप्त करता हूं। जैसे कल कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो कहते हैं कि साहब भगवान कृष्ण के तो इतने हजार गोपियां थी। कहा जाता है, मैं एक बार छात्र जीवन में था तो हम लोगों की डिबेट थी, उस डिबेट में रिबटलिंग पैनल भी था, यानी डिबेट के बाद वो रिबटल करते हैं। तो उसने पूछा कि लॉर्ड कृष्णा वॉज हैविंग मोर देन 10,000 वाइफ्स। मैंने कहा नो, ही वॉज हैविंग 16,108। तो उसने कहा यस यस व्हाट एवर द फिगर वॉज। मैंने कहा द फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 16,108 का अर्थ क्या है? देखिए भगवान कृष्ण का अर्थ क्या है। भगवान कृष्ण उस हमारी मनः स्थिति के प्रतीक हैं। जब भगवान लीला करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक चेतना का के विकास का एक संकेत देते हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपकी आंखों के सामने क्या होता है? ब्लैक होता है ना। फिर जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आपका मन धीरे धीरे सेटल हो जाता है। फिर और गहरे उतरते हैं, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों से मंथन करके मन एक नए रूप में उभर के सामने आता है। वो क्या है? आपका मन एक दूध है, संसार एक पानी है। दूध और पानी को मिला दिए, सारा दूध पानी में मिलके बह जाएगा। परंतु यदि दूध को स्थिर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? दही। फिर उसको मंथन कर लेंगे तब बनेगा मक्खन या नवनीत। अब मक्खन को पानी में डाल दीजिए, नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण निष्काम कर्म के प्रतीक हैं और मक्खन उनको सर्वाधिक प्रिय है। और 16,108 का क्या अर्थ है? 16,108 वेदों में ऋचाओं की संख्या है। और जब ये कहा जाता है 16,108 गोपियां भगवान कृष्ण के साथ एक साथ रास करती, उसका अर्थ हुआ कि यदि आप किसी एक ऋचा को आधार मानकर ध्यानस्थ अवस्था में जाने का प्रयास करेंगे तो उसी अलौकिक ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी जो किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरी ऋचा के माध्यम से हो रही होगी। यह उसका अर्थ है। अन्यथा 9 वर्ष की आयु में। और जब आप गोपिका वर्ड क्यों है, कभी इस पे भी ध्यान दिया? कारण क्या है कि जो गो शब्द है ये इंद्रियों के लिए प्रयोग होता है। और बल्कि आपको मजेदार बात बताएं, जो अंग्रेजी का गो शब्द है ना, जिसका अर्थ होता है जाना, वो मूलतः संस्कृत से आया है। हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में लिखा गो गोचर लग जहां मन जाई तो जानो माया भरमाई। ग्रह गोचर वर्ड यूज किया जाता है। गो अर्थ इंद्रियों के लिए भी होता है, और वह इंद्रियों की उस शक्ति का प्रतीक है। यानी हमारे इंद्रियों की शक्ति को तो नियंत्रित करके हमें अंदर ले जाना होता है, तब जाके हमें वह आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। तो भगवान कृष्ण क्यों निष्काम कर्मयोगी हैं, क्यों वो मक्खन खाते हैं, और क्यों 16,108 गोपिकाएं हैं, ये समझने के लिए थोड़ी गहरी बुद्धि की आवश्यकता है। जैसे पीएचडी का थीसिस पेपर समझने के लिए कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट नहीं तो ग्रेजुएट तो होना चाहिए। अब जिन लोगों ने फंडामेंटली नहीं पढ़ा, दूसरी चौथी क्लास पढ़ी हुई है, वो आकर कैसे इस पे व्याख्यान देने लगते हैं, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य का विषय है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, महाराष्ट्र में हम सब गणपति की पूजा करते हैं, तो यहां अष्टविनायक हैं। तो कभी आपने सोचा कि विनायक 8 ही क्यों हैं, 7 या 9 क्यों नहीं है? उसका कारण यह है। और फिर गणेश जी की जब हम आराधना करते हैं तो हम क्या कहते हैं? वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। तो अगर उनको हाथी का सर लगा हुआ है तो हाथी की सूंड तो सीधे होती है, तो गणेश जी की सूंड टेढ़ी क्यों है? और अगर हाथी का ही सर लगना था तो फिर उनके हाथी के 2 दांत होते हैं तो उनके एक ही दांत क्यों है? और यदि एक ही दांत होना था तो एक ही दांत रहता, दूसरा दांत तोड़ के हाथ में क्यों लिया हुआ है? एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, क्यों भाई? और फिर हाथी का सर है, मनुष्य का शरीर और चूहे की सवारी है। यह अपने आप में कुछ विचित्र नहीं लगता है? ऐसा नहीं है।
यह भी एक गंभीर चेतना की गहरी अवस्था में हम किस प्रकार से उभर सकते हैं, ये उसका प्रतीक है। भगवान गणेश मनुष्य का शरीर और हाथी का सूंड इसलिए है कि हाथी का वह सूंड कुंडलिनी की शक्ति का प्रतीक है। और जब हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमारी जो शक्ति है, जब आप ध्यान लगाते हैं तो हमेशा डाउनवर्ड आपका ट्रेंड जाता है माइंड का, कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता है। जब हम अपनी आंतरिक चेतना की शक्ति को डाउनवर्ड से अपवर्ड करेंगे तब यात्रा शुरू होगी, इसलिए सदैव उनकी सूंड ऊपर की तरफ। अब हाथी का ही सर क्यों लिया गया है? क्योंकि हाथी के मस्तक में गजमुक्ता होती है, वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। चूहे की सवारी इसलिए है कि चूहा हमेशा जमीन के अंदर जाता है, तो हमें अगर उतरना है तो अपने धरातल के अंदर के धरातलों पे उतरना पड़ेगा, वहां से जाके हमें वह नए आयाम मिलेंगे। और 8 विनायक क्यों हैं? क्योंकि 8 सिद्धियां होती हैं, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईश्वत्व, वशित्व। तो जो जो आप कुंडली का एक एक चक्र भेदन करते जाएंगे, एक एक सिद्धि प्राप्त होती जाएगी। और फिर एक दांत क्यों है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत और आज्ञा चक्र के बाद की यात्रा अब द्वैत से नहीं हो सकती, यानी अब ईश्वर और संसार दोनों में एक साथ मन लगाकर यात्रा नहीं हो सकती। अब एक के साथ संबंध तोड़ना पड़ेगा। अब संसार से संबंध तोड़ेंगे तो अगली यात्रा उसके बाद होगी। इसलिए 2 दांत की बजाय 1 दांत है और 1 दांत भी टूटा हुआ है। अब बताइए, मैं कहना चाहता हूं, फिर अखबार का उल्लेख कर रहा हूं, 1854 में शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून में कार्ल मार्क्स ने लिखा कि बंदर हनुमान, नंदी बैल और हाथी गणेश को पूजने वाले हिंदू चाहे जितने समृद्ध हों, वो इसी लायक थे कि उन पर हुकूमत की जाए, क्योंकि उसने एक प्रकार अंतर से कहा कि हम लोग मूर्ख थे। अब बताइए, भगवान गणेश में हाथी गणेश का क्या अर्थ है, ये समझने के लिए हम मूर्ख हैं या मार्क्स मूर्ख थे? मगर हमारे दिमागों में इस प्रकार की बातें भरी गई कि जैसे हमारे देवी देवता, हमारी संस्कृति, हमारा विचार वो इतना गहरा है, वो इतना डेप्थ है कि जैसे कोई पीएचडी के बारे में टिप्पणी करने लगे नर्सरी केजी का बच्चा। वह परिस्थिति उत्पन्न की गई। इस मानसिकता से हमें बाहर आना है और फाइनली हम ये कहेंगे कि मानसिक दास्ता से, प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण कहे ना कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो अब जो मैं बातें कह रहा हूं, कोई कहेगा साहब आपने तो सब पुरानी बातें गिना दी, आधुनिक युग में क्या है? तो थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लेते हुए मैं आधुनिक विज्ञान की भी बात बताना चाहता हूं। यही तो वो धरती है जहां डॉक्टर शिवकर बापूजी तलपदे ने सबसे पहले 1895 में विमान उड़ाकर दिखाया था। मगर अफसोस कि उस समय तक लोगों को इसका आभास नहीं था, तो लोगों ने समझा कोई जादू टोना है चौपाटी बीच पे। मैंने ये भी पुस्तक में पढ़ा था कि उन्होंने कई लोगों से प्रयास किया। एक बार उन्होंने महादेव गोविंद रानाडे से मिलने में सफलता हासिल की, तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपको लंदन भेजने की व्यवस्था कर सकता हूं, वहां पे आप अंग्रेज वैज्ञानिकों के साथ इस विषय को साझा करें। परंतु वो अंग्रेज वैज्ञानिकों के साथ साझा करने को तैयार नहीं थे। फिर भी एक थ्योरी है कि किस ढंग से वो चीज वहां पहुंच गई। चलिए ये बताइए, इलेक्ट्रिसिटी की खोज या बल्ब की खोज एडिसन ने की, पर अब तो ये बात उभर के सामने आ रही है कि जगदीश चंद्र बोस ने पहले कर लिया था, हमारे पास पेटेंट कराने की व्यवस्था नहीं थी। अब ये बताइए, मार्कोनी ने वायरलेस का खोज किया था, तो जगदीश चंद्र बोस जी ने तो वो वायरलेस का खोज उससे पहले कर लिया था। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स का पहला पुरस्कार मिला, वो पहले भारतीय थे जिन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। ये सत्य नहीं, अर्ध सत्य है। ही वॉज नॉट जस्ट द फर्स्ट इंडियन, ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट नॉन वाइट टू गेट अ नोबेल पुरस्कार इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। हम उसके लीडर थे। अब ये बताइए, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि इस पूरे 20वीं सेंचुरी के साइंटिफिक डेवलपमेंट को 3 टर्म में डिवाइड कर दीजिए, 3 वाक्य नहीं, 3 शब्द, तो वो लगभग आएंगे एटम, कंप्यूटर एंड जीन। लगभग सब कुछ आ गया। अब आप आइए जीन्स। वॉटसन क्रिक ने जीन्स का मॉडल बनाया, उसके साथ नोबेल पुरस्कार किसको मिला? हरगोविंद खुराना जी को। जीन्स में भी हम थे। अब आइए एटम पे। एटम में अभी 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज जो हुई है वो है जो सन लेबोरेटरी में गॉड पार्टिकल खोजा गया है, जिसे हिग्स बोसॉन कहते हैं। हिग्स बोसॉन उसका वास्तविक नाम है, और ये 2 साइंटिस्टों के नाम है, इंग्लैंड के पीटर हिग्स और भारत के सत्येंद्र नाथ बोस। तो आप देख लीजिए, पिछले 100-125 साल में प्योर फंडामेंटल साइंस में
हमने आज के समय में भी करके दिखाया है। और आज अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, मैं एक वाक्य और बता देता हूं, एक दिन टीवी डिबेट में थे तो वो पाकिस्तान वाले के साथ बहस होने लगी, तो वो कहने लगे आपको अमेरिका से सहायता की जरूरत होगी, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें अमेरिका से कुछ नहीं लेना। मैंने कहा सुनिए सुनिए, अमेरिका से हमको क्या लेना है वो छोड़िए, हम अमेरिका क्या देते हैं पहले आपको बता रहे हैं। मैंने कहा गूगल का चीफ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई हमारी है। हमने कहा इससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ भी हमारा रह चुका है। हमने कहा ये सिटी बैंक का चीफ हमारा रह चुका है। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हमारे हैं, तो मैंने पूरा 100 साल का बताया। मैंने कहा मगर आपके यहाँ भी हैं, हम और आप तो एक साथ ही वर्तमान राजनीतिक अस्तित्व में आए थे। मैंने कहा आपके यहाँ भी चीफ हैं, लश्कर ए तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ पकड़ा गया, अभी अल जवाहिरी मारा गया। मैंने कहा दोनों में इतना अंतर है कि आज हमारी स्थिति ये बनी, मैं 2008 की बात बता रहा हूं, सितंबर 2008 में मैं अमेरिका में एक प्रोग्राम होता ACYPL, अमेरिकन काउंसिल फॉर यंग पॉलिटिकल लीडर्स, मैं उसमें गया हुआ था। ये 11 या 12 सितंबर 2000 की बात है, बैरक ओबामा का जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल रन था उसमें। तो नॉर्थ कैरोलिना में उसने अपने भाषण देते हुए कहा कि वी हैव टू मेक अवर चिल्ड्रन वर्क हार्ड बिकॉज वी हैव टू कंपीट विद बीजिंग एंड बेंगलोर। अब बताइए भारत की स्थिति ये आई। इसका मतलब यह हुआ कि हम वर्तमान समय में भी जिस प्रखरता के साथ, जिस प्रबलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मगर एक अंतर है, कंपनियां तो दूसरे भी बना लेते हैं। कंपनियों में चाइना हमसे 20 होगा, मगर अब मैं बताता हूं भारत किस मामले में व्यापार और इकोनॉमिक्स के साथ क्या देता है। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम सब फेसबुक यूज करते हैं, उसका मालिक कौन? मार्क जुकरबर्ग। जो लोग आईफोन यूज करते हैं तो एप्पल का मालिक कौन था? फाउंडर स्टीव जॉब्स। अब मार्क जुकरबर्ग ने यह बात कही कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उससे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी तुम बुरी तरीके से हताश हो जाओ और तुम्हें लगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, तो ऐसा करना, जाना भारत में नैनीताल जिले में एक नीम करोरी बाबा का कैंची आश्रम है, वहां पे जाना और वहां जाकर तुम्हें नई ऊर्जा प्राप्त होगी। और मार्क जुकरबर्ग ने भारत यात्रा के दौरान इस बात का उल्लेख किया कि मैं कैंची आश्रम आया, और उसने कहा पहले मैं आकर तुरंत जाने वाला था, मौसम खराब हो गया क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, इस कारण मुझे रुकना पड़ा। कहा 2 दिन रहने के बाद मुझे अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हुई और मुझे लगा कि स्टीव जॉब्स बिल्कुल सही कहते थे, तो हम अमेरिका को ये भी देते हैं। तो हो सकता है कि चीन और सिंगापुर, अमेरिका मशीन में हमसे आगे हो, परंतु मैं फिर कह रहा हूं, गॉड पार्टिकल में हमारा नाम यह संकेत देता है कि हम पार्टिकल का भी सोल्यूशन देने की स्थिति में है और गॉड का भी सोल्यूशन देने की स्थिति में है। इसलिए हमारा राइज यदि होगा इस अमृत काल में, अगर हम सारे विष को हटा सके, सबके मन में कंफ्यूजन है, हमारे मन में कंफ्यूजन है, बाकियों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है भारत को लेकर। इसीलिए आपने गजवाए हिंद सुना होगा, गजवाए चाइना नहीं जो हमसे बड़ा देश है, गजवाए रशिया नहीं जो हमसे बड़ा देश है। क्यों? उनको लगता भारत वाइब्रेशन का सेंटर है, भारत में कॉन्शियस एनर्जी का सेंटर है। तो इसलिए जब यहां पर हमारा कब्जा होगा तो यह देश, यह दुनिया पे हमारा वास्तविक कब्जा होगा। इसलिए वो वाइब्रेशन का सेंटर हम हैं, मगर हम ही हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूले हुए हैं। और अंत में एक बात और कह दूं, यह महाराष्ट्र की धरती है और मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं। कुछ एक संयोग है, जब भारत में बड़ा परिवर्तन होता है तो यहां वहां का एक कनेक्शन हो जाता है। देखिए, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य बनाया तो उनका राज्याभिषेक करने के लिए काशी से पंडित आए, और पूरे भारत में उनको जब किया तो कविराज भूषण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? नाना साहब पेशवा। चीफ एग्जीक्यूटर तात्या टोपे। मोस्ट हीरोइक डिस्प्ले रानी झांसी। तीनों मराठी थे। परंतु सारी संरचना कहां हुई? गंगा के तट पर बिठूर में बैठकर। शुरुआत कहां से हुई? मंगल पांडे के द्वारा। फिर आप आइए, कोई भी आंदोलन हो, अगर आप देखें, डॉक्टर अंबेडकर ने यहां पर एक बड़ा दलित आंदोलन शुरू किया और पहली सत्ता जाकर पूर्ण सत्ता स्थापित हुई तो उत्तर प्रदेश में, जब मायावती की क्लियर मेजॉरिटी की सरकार आई। बताइए, संघ यहां से शुरू हुआ और एब्सोल्यूट सत्ता कब आई? जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा, तब राष्ट्र की सत्ता हमारे हाथ में आई। तो आप यह समझ लीजिए कि यदि यहां से आप लोग खड़े होंगे तो निश्चित समझिए कि कोई बड़ा परिवर्तन जरूर होगा। हां, मगर यह भी ध्यान रखिए कि बुरी शक्तियां भी यहीं से खड़ी होती हैं। 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना
न लाहौर से चुन के गए, ना कराची से चुन के गए, ना पेशावर से चुन के गए, ना ढाका से चुन के गए, ना चटगांव से चुन के गए, मुंबई की बाईकुला सीट से चुन के गए थे। तो अब यह भी ठीक है, उन्होंने बात शुरू किया और पाकिस्तान बनाने की पूरा आइडियोलॉजिकल सेंटर क्या बना? एएमयू। तो यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी शक्तियां सही हैं, कौन सी शक्तियां गलत हैं। नीर शीर विवेक करके हम अगर इस बात को समझ सके तो फाइनली ये समझिए कि अगर हम विश्व में राइज करेंगे तो वी विल नॉट राइज टू डोमिनेट द वर्ल्ड, वी विल राइज टू मोटिवेट द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई आवर टारगेट इज नॉट टू बिकम द सुपर पावर, वी वांट टू बिकम गुरु, जगत गुरु। पावरफुल व्यक्ति के बगल में आप खड़े होते हैं तो ठिठका हुआ, संकोच में महसूस करते हैं, कभी कभी थोड़ा भयभीत भी महसूस करते हैं, बुरा मान गया तो पता नहीं क्या होगा। पर जब आप गुरु के बगल में खड़े होते हैं तो आनंदित, उत्साहित और आह्लादित महसूस करते हैं। तो हम वो बनना चाहते हैं और हमने कभी दुनिया के ऊपर शासन करने की कोशिश नहीं की, हमने किसी को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया। उसका एक झलक तब दिख चुकी जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस मनाया तो 177 में से 173 देश उसके सेकंड प्रपोजर बने। और आज पूरी दुनिया में जब योग मनाया जाता है तो दिखाई पड़ता है कि एक एक व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य से लेकर चेतना तक प्रेरित करने की क्षमता हमारे अंदर है। तो यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है। ये पुराना संघ का गीत है। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूं, दीन दुखी मानव के मन में रहता हूं। सन्यासी हूं, पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं। मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर आजीवन अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। परंतु एक पंक्ति और ध्यान रखिए, हम लोगों को जो बहुत ज्ञान दिया गया था ना कि बहुत आप उदार अहिंसा, बिल्कुल हम उदार अहिंसावादी थे, मानते हैं। परंतु ये भी ध्यान रखिए कोरोना काल में वही बचे रहे जिन्होंने मुंह पे मास्क रखा ताकि कोई वायरस घुसने ना पाए, और अगर घुस जाए तो शरीर की इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो कि उसको किल कर दे। ये नहीं कि आ जाओ सब मिलकर रह लेंगे। इसलिए अगली पंक्ति है कि प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और एक पंक्ति कह दूं, अमृत काल में हमें इसका अपना ध्येय बना लेना चाहिए कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले। इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। इसलिए हमें यह समझना है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ पाया नहीं है, इन 75 वर्षों में बहुत कुछ पाया है, परंतु आगे जो पाया है सिर्फ उससे संतुष्ट नहीं होना है, जो खो रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना है। तो स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद।